नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णचंद में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इतिहास का अध्ययन करते हैं और इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया है। हम गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज अगला टॉपिक तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश, इसका शासन 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा है। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश था। इस वंश का संस्थापक गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक रहा है। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण करवाया और इसने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक के कुछ कार्य भी देख लेते हैं। इसने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12वां हिस्सा ही लेने का आदेश जारी किया, यानी इसने लगान पर एक लिमिट जारी कर दी कि उससे ज़्यादा लगान नहीं लिया जा सकता। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों से कर के रूप में ज़मीनों को छीन ली थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने उन्हें ज़मीनों को अमीरों को पुनः वापस कर दी। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया, जो अभी हमने बताया। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया। इसके कुछ सैन्य अभियान हैं जो हम देखते हैं। पहला है तेलंगाना अभियान। खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर विजय प्राप्त की और इसी के बाद जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया। दूसरा है तिरहुती विजय, मंगोलों पर विजय। उसके बाद जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में बंगाल अभियान किया और जब यह बंगाल से वापस आ रहा था तो इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दें। इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, अर्थात हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और उसी समय बंगाल से वापस आते समय गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कैसे होती है? जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अफगानपुर में एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर उसकी मार्च 1325 ईस्वी को मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। मोहम्मद बिन कासिम उसका अगला शासक बनता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, जिसे हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और जजिया कर से कुछ लोगों को मुक्त रखा गया था, वह है बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया और अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लगा दिया। इसके बाद जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया। अब देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। इसका शासन रहा है 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं का क्रम देखते हैं। पहला है द्वाब में कर वृद्धि योजना, दूसरा है राजधानी परिवर्तन की योजना और अगला है प्रतीक मुद्रा की योजना, फिर कुरासान अभियान की योजना, कराचिल अभियान की योजना, कृषि उत्पादन वृद्धि की योजना। अब देखते हैं दोआब में कर वृद्धि योजना। मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, इसलिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सर्वप्रथम दोआब क्षेत्र में लागू किया गया। परंतु जब इसने यह योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ गया और किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और उसी समय यह योजना लागू हो गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया और यह किसानों का पहला विद्रोह था। किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया। अब देखते हैं राजधानी परिवर्तन की योजना के बारे में। इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य मंगोल आक्रमण से बचना तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करके वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा। बाद में इसे फिर से राजधानी दिल्ली बनानी पड़ी। अब देख लेते हैं अगला सांकेतिक मुद्रा की योजना। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। इसने अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर नकली सिक्का बनने लगा और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया।
जब इसे समझ आया कि इस योजना असफल हो गई है, तब इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास सांकेतिक मुद्रा है उन्हें जमा करके बदले में चांदी के सिक्के ले जाएं। तो इस वजह से राज्य में और भी नकली सिक्के जारी हो गए। देखते हैं आगे खुरासान अभियान की योजना। इस समय ईरान में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए इसने 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, परंतु अंतिम समय में इतने खुरासान के शासक से संधि कर ली। अब देखते हैं अगला है कराची अभियान योजना। इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराची अभियान के लिए भेज दिया, जहां पर अधिकांश सैनिक रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण ही लड़कर मर गए। इब्न बतूता के अनुसार अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए। इसी के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से खुश होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। अब देखते हैं आगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की और इसी के साथ 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य बहमानी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमद शाह ने की। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी का कहना है कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला। तो यह कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब देखते हैं तुगलक वंश का अगला शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसका शासनकाल रहा है 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन निर्णयों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व के शासक के द्वारा लिए गए थे। उसने शरीयत के अनुसार शासन किया और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया। फिरोज शाह तुगलक अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। कुछ इतिहासकारों ने सल्तनत काल का अकबर कहा है इसे। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसे भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते हैं उसने किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया। उसके द्वारा केवल 4 कर लगाए गए थे। खराज, खुम्स जो युद्ध में लूट के माल पर कर लगाया जाता था उसे खुम्स कहते थे, और जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था। और अगला है ज़कात। इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है जो मालदार हों और उन लोगों को दिया जाता है जो अपाहिज या असहाय और साधनहीन होते हैं। अब देखते हैं राजनीतिक अपराधों के दंड विधान में परिवर्तन। इसने राजनीतिक अपराध जैसे राजद्रोह, गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड देने की व्यवस्था की। सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाएगा। और अगला है नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था। लोगों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था पुनः शुरू कर दी। अब देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मुद्रा में किए गए सुधार के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। पहला है संसगनी, यह चांदी की मुद्रा थी, यह टंका के मूल्य के 1/6 थी। दूसरा है अध, यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/2 थी। तीसरा है विख, यह तांबे की मुद्रा थी, यह जीतल के मूल्य के 1/4 थी। इसने नहरों का निर्माण करवाया और यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थीं। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे उनसे हक-ए-सर्ब नामक सिंचाई कर लिया जाता था जो उपज का 1/10 होता था। और यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था। इसके पास 1,80,000 दास थे। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बंदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया और इसने प्रत्येक दास को 10 से 100 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। और इसने सिफाखाना की व्यवस्था करवाई। इसमें अनेकों निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाई और दारुल सफ़ा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए। फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे। पहला है फ़तेह खां और मोहम्मद खां। इसमें फ़तेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई और मोहम्मद खां को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया। इस कारण फ़तेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से 89 तक शासन किया। और 1389 में इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई अबू बक्र शाह दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने पर उनका इतना प्रभाव नहीं रहा और तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद रहा।
नासिरुद्दीन महमूद शाह के बारे में जानते हैं। मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह बना। उसकी दुर्दशा को देखकर व्यंग से कहा जाता था, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। दिल्ली से पालम तक की दूरी बहुत ही कम है, इसलिए व्यंग्य स्वरूप यह कहा जाता था कि तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ है। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान स्वयं गुजरात भाग गया। पुनः वजीर मल्लू खां ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बैठाया। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो पहला है दाम, दूसरा है जीतल, तीसरा है रुपया और चौथा है टंका। तो इसमें दूसरा और चौथा, जीतल और टंका, यही सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। हमने अभी पीछे भी बताया था आपको कि यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक की। जब यह बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तभी इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। यह दिल्ली की प्रथम सुल्तान था जो नहर निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने किस शासक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक को। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जूना खां था? तो वह है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सुल्तान बनने के पूर्व इसका नाम जूना खां था। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, दौलताबाद में। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।